चलिए दोस्तों, आज मार्च माह की करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इस रडार को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए अश्विनी, ऑप्शन बी चांदनी, ऑप्शन सी गांडीव या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी के नाम से जाना जाएगा। तो इसका से सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अश्विनी किस प्रकार का जो है रडार है। तो ये किस प्रकार का रडार है? लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। इन बातों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा किस प्रकार की मिसाइल को विकसित किया गया है जो लॉन्च किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को बदल सकती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लॉन्च किए जाने के बाद अपने लक्ष्य को बदल सकती है। इसके पहला ऑप्शन है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ऑप्शन बी है नेवल एंटीशिप मिसाइल मध्यम रेंज, ऑप्शन सी नेवल एंटीशिप मिसाइल स्पेशल रेंज या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जो है एक ऐसा मिसाइल है जिसको डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लॉन्चिंग के बाद अपने लक्ष्य को बदल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों की खरीद हेतु किस देश की कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। यहाँ पे रोज लिखा गया है लेकिन इसका रूस होगा। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। रूस के जो है रोसोबोरोन, रूस का कौन सा? रोसोबोरोन रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से ये डील किया गया है T-72 टैंक के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि T-90 टैंक के लिए भी अनुबंध किए जाने का प्रयासरत सरकार कर रही है। इस T-90 टैंकों की खरीद के लिए भी प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के किन 2 पर्यटक स्थलों के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए केदारनाथ और बद्रीनाथ, ऑप्शन सी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, ऑप्शन सी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब, ऑप्शन डी राजगीर और मुंगेर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए जो है रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया गया है। यदि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की बात करें की बात करें तो केदारनाथ जो है यह रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में। कहाँ पे है? केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में। जबकि हेमकुंड साहिब की बात करें तो ये चमोली जिला में पड़ता है। उत्तराखंड में ही दोनों है और ये एक तो है रुद्रप्रयाग जिला में और एक है चमोली जिला में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए निम्न में से किसने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये 24वें राष्ट्रमंडल खेल जो होगा वो कब होने वाला है? ये 2030 में होने वाला है। और 23वां अभी जो होने वाला है वह कहाँ होने वाला है? 23वां अभी होने वाला है 2026 में। कब? 2026 में। और ये होगा कहाँ पे? ये होगा ग्लासगो में। कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। ये ग्लासगो में होगा। ठीक है, और अब 24वां के लिए भारत सरकार द्वारा जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है। ये 24वां जो 2030 में होने वाला है उसके लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है और ये भारत के अहमदाबाद में कराए जाने की संभावना है। कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पुराने डाक वितरण सेवा को 2025 के अंत तक बंद करने का निर्णय लेने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी फिनलैंड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क इस तरह की जो है निर्णय लेने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का विश्व में कौन सा रैंक है? सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये सूचकांक जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो उस यूनिट में कहता है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए
40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का रैंक इसमें 41 है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार जो है लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान जो भी पूरे विश्व में है वो नॉर्वे का है। सेकेंड स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का है। सबसे निचला स्थान यानी कि 167वां स्थान की बात करें तो ये किसका है? अफगानिस्तान का है। तो इन फैक्ट को याद रखना है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जाने। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना रहा? दोस्तों यहाँ पे फिर से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में कहता है भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए 115वां है, ऑप्शन बी 117वां, ऑप्शन सी 118वां या ऑप्शन डी 120वां। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इस रैंक में भारत का रैंक कितना है? इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 118वां है। यदि इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को जानने का कोशिश करें तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए तो फर्स्ट रैंक इसमें किसने प्राप्त किया है? तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड ने प्राप्त किया है। वहीं सबसे निचला स्थान जो है अफगानिस्तान ने प्राप्त किया है। लोकतंत्र सूचकांक में 147वां स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। लेकिन पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है। ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट का जो लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था उसमें। ठीक है, सॉरी ये हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की। लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे था लेकिन इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन है? फिनलैंड है। और सबसे निचला स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। ठीक है, और आप लोग ने देखा था कि लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान किसका था? तो नॉर्वे का था। और सबसे निचला स्थान भी अफगानिस्तान का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न 10वां रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन बी जेडी विंस या ऑप्शन सी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू या ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और यही हमारे 10वां रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी थे। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत चीन मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी शंघाई। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग में जो है इस प्रकार की मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और ब्रूस विल्मोर की सुरक्षित वापसी भारतीय समयानुसार 19 मार्च 2025 को हुआ। कब हुआ वापसी? 19 मार्च 2025 को। वे कितने दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे? ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 3 सप्ताह या ऑप्शन डी 4 सप्ताह। तो दोस्तों वो लोग जो गए थे वो 1 सप्ताह के लिए अर्थात 8 दिन के लिए ही गए थे। 8 दिन के लिए गए थे। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। यदि बात करें इस मिशन के बारे में तो जाने की तिथि जो था वो कौन था? 5 जून 2024 को ये दोनों गए थे। कब गए थे? 5 जून 2024 को गए थे। और नासा द्वारा जो है बोइंग स्टार लाइनर से भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा द्वारा भेजा गया था। किस रॉकेट के माध्यम से? बोइंग स्टार लाइनर रॉकेट के माध्यम से। कितने दिन रहे ये लोग वहाँ पे? 286 दिन रहे। कितने दिन रहे? 286 दिन रहे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को जानते हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से वापसी किए। वापसी किस रॉकेट से किए? गए थे बोइंग स्टार लाइनर से। जबकि आए किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। ये किस कंपनी की है? स्पेस एक्स कंपनी की। ठीक है, 2 अन्य यात्री भी इनके साथ लौटे थे। इनके साथ 2 अन्य यात्री कौन कौन लौटे थे? तो वो थे निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोवा। कौन थे? निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोवा जो है ये 2 अन्य यात्री भी इनके साथ लौटे थे। ठीक है, तो और वापसी का समय की यदि बात करें तो वापसी का समय जो था वो भारतीय समयानुसार 19 मार्च 2025 को ये लौटे। कब लौटे?
19 मार्च 2025 को, जबकि गए थे कब, 5 जून 2024 को गए थे। तो टोटल कितना दिन रहे, 286 दिन रहे। 19 मार्च 2025 को 3:27 भारतीय समयानुसार ये वापस लौटे। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण फैक्टरों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि हाल ही में किन 2 कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए IRCTC और IRFC को, ऑप्शन बी IRCTC और HAL को, ऑप्शन सी BPCL और HPCL को, ऑप्शन डी ONGC और NTPC को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IRCTC और IRFC को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यदि बात करें HAL, BPCL, HPCL, ONGC, NTPC, तो ये सभी के सभी क्या है, महारत्न कंपनी है। यदि बात करें देश में नवरत्न कंपनी की संख्या की, तो देश में नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है, 26 है, जबकि महारत्न की कंपनी की संख्या कितना हो गया है, 14 हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि मार्च 2025 में जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2047 तक उच्च आय वाले देश बनने के लिए भारत को जो है कितने प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करनी होगी, कितने परसेंट वृद्धि दर हासिल करनी होगी। ऑप्शन ए 6.8%, ऑप्शन बी 7.8%, ऑप्शन सी 8.8% या ऑप्शन डी 9.5%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.8% की वृद्धि हासिल करनी होगी। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, तो चलिए उनको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। इसमें जो है अभी वर्तमान में श्रम दल है भारत का कितना, 35.6%, कितना है 35.6%, 35.6% है। और इनको अगले 22 वर्षों में बढ़ा करके कितना करना है, 50% तक करना है। ठीक है, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी के हिसाब से प्रथम स्थान पर किस राज्य का दबदबा है। ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का या ऑप्शन डी गुजरात का। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार का। यदि बिहार में टेली डेंसिटी की बात करें तो ये कितना परसेंट है, 56.44% है। कितना है, 56.44% है, जो देश में सर्वाधिक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का GDP कितना गुना बढ़ोतरी हासिल किया है। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 गुना वृद्धि दर हासिल किया है। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि ये GDP की बात करें तो 2015 में जो है वह GDP कितना था, $2.1 ट्रिलियन था। कितना था, $2.1 ट्रिलियन था, जबकि 2025 में ये कितना हो गया है, $4.27 ट्रिलियन हो गया है। और वर्तमान मूल्य पे ये दोनों किस मूल्य पे था GDP, तो वर्तमान मूल्य पे था 2015 में $2.1 ट्रिलियन और 2025 में $4.27 ट्रिलियन था, जो लगभग 2 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है IMF की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जस्टिस जयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में कहाँ के न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए नई दिल्ली उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, ऑप्शन सी कोलकाता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन डी पटना उच्च न्यायालय के। दोस्तों यहाँ जयमाल्या बागची के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पूर्व में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन की यदि बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है PM के प्रधान सचिव 2 किसको नियुक्त किया गया है, शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी कह रहा है सेबी के नए प्रमुख के रूप में तुहिकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि RBI में नए कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है, यानी कि सब सही है, यानी कि गलत कोई नहीं है। तो गलत चुनना है, तो दोस्तों इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है, शक्तिकांत दास हैं। वहीं यदि सेबी के नए प्रमुख की बात करें तो तुहिकांत पांडे है। RBI में नए निदेशक कार्यकारी निदेशक कौन है, इंद्रनील भट्टाचार्य है। और यदि प्रधान सचिव तो शक्तिकांत दास है, लेकिन प्रधान सचिव कौन है, यदि प्रधान सचिव फर्स्ट जिसको मुख्य सचिव भी कहते हैं, प्रधान सचिव कौन है, तो प्रधान सचिव है डॉक्टर PK मिश्र है। कौन है, PK मिश्र है, PK मिश्र।
डॉक्टर पी.के. मिश्र है प्रधान सचिव, जबकि प्रधान सचिव 2 है शक्तिकांत दास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए चिरंजीवी को, ऑप्शन बी महेश बाबू को, ऑप्शन सी शाहरुख खान या ऑप्शन डी रामचरण। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिरंजीवी को इस प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसी देश के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए नीलमणि फुकन को, ऑप्शन बी रामभद्राचार्य को, ऑप्शन सी गुलजार को या ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और ये क्या है? हिंदी साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि बात करें तो ये हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कितना में? 22 भाषाओं में। लेकिन अभी तक एक बार ही एक ऐसा मौका आया है कि वर्ष 2018 में जो है अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित 34वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शिव शंकरी को, ऑप्शन बी प्रभा वर्मा को, ऑप्शन सी भद्रेश दास को, ऑप्शन डी रामदरस मिश्र को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भद्रेश दास। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ अनफैक्ट्स को जानते हैं। संस्कृत भाषा की रचना के लिए इनको दिया गया है जो है सरस्वती सम्मान। किस भाषा की रचना के लिए दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है भद्रेश दास को संस्कृत भाषा की रचना के लिए दिया गया। और रचना का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस। यहाँ 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। ऑप्शन डी कह रहा है 21 मार्च को बिहार दिवस। दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। जबकि 21 मार्च की यदि बात करें तो इसमें जो है 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है। जबकि बिहार दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। चूँकि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पुस्तक में उसके लेखक में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन है उसका पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है दिया सलाई आत्मकथा किसने लिखा है? तो कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन बी कह रहा है वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा का पुस्तक है। ऑप्शन सी कह रहा है थैंक यू फॉर लिविंग ऋत्विक सिंह की है। ऑप्शन डी कह रहा है द कैंटोनमेंट कंस्पायरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवणे की है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका चारों सही सुमेलित है, तो इस अनुसार चूंकि गलत पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने फीडे अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियन जीता है? ऑप्शन ए प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद ने, ऑप्शन सी निहाल सरीन ने या ऑप्शन डी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रणव वेंकटेश ने ये खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की प्रणति नायक को जिम्नास्टिक विश्व कप में कौन सा पदक मिला है? जिम्नास्टिक विश्व कप में किसको? प्रणति नायक को कौन सा पदक मिला है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन ए विदर्भ, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विदर्भ बना है और ये किसको हराया है? केरल को हराया है। किसको हराया है? विदर्भ ने केरल को हराया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्यूरिन इटली में हाल ही में 12वें विशेष ओलंपिक, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12वें कह रहा है विशेष ओलंपिक
विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 38। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33 पदक इसमें जीता है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? ट्यूरिन, इटली में। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। यदि इस खेल की बात करें तो इसमें इंडिया ने टोटल कितना पदक जीता था? 33, जिसमें 8 गोल्ड जीता है, 18 सिल्वर जीता है और 7 गो ब्रॉन्ज जीता है। कितना? 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 33। यदि बात करें कि ये विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है बौद्धिक विकलांगता वाले प्रतिभागियों के लिए खेल आयोजित किया जाता है, बौद्धिक विकलांगता वाले प्रतिभागियों के लिए। ठीक है, और 13वां खेल जो होगा अब की बार 12वां हुआ था कहाँ पे? ट्यूरिन, इटली में, जबकि 13वां जो प्रस्तावित है वह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान व यूएई में खेले गए नम्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस टीम को हराकर विजेता बना है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है। इससे संबंधित कुछ ऑन फैक्ट्स को अगले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें तो भारत ये आईसीसी ट्रॉफी 4 विकेट से जीता है और ये तीसरा बार ऐसा अवसर हुआ है जब भारत ने इस ट्रॉफी को जीता है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो रोहित शर्मा को मिला। यदि प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो रविंद्र को मिला, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। रविंद्र कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इस टूर्नामेंट में टोटल 15 मैच खेले गए थे और जो है आईसीसी, चूँकि पूरा गेम ख़त्म होने के बाद जो है सभी देशों के खिलाड़ियों को मिला करके आईसीसी द्वारा एक टीम बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि आईसीसी टीम ऑफ टूर्नामेंट में जो है मिचेल सेंटनर को जो है कप्तान बनाया गया था। ठीक है, किसको कप्तान बनाया गया था आईसीसी टीम ऑफ टूर्नामेंट में? तो वो मिचेल सेंटनर को बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में तीसरे WPL का विजेता मुंबई इंडियंस ने किसे फाइनल में हराया? सबसे पहली बात है कि तीसरे WPL अर्थात महिला प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस है। कहता है ये किनको हराया है? तो ये हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। किनको? दिल्ली कैपिटल्स को। इनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें WPL का तो ये ऑरेंज कैप इसमें किसको मिला है? तो ये मिला है नेट स्काइवर ब्रंट को। किसको? नेट स्काइवर ब्रंट को। और ये मुंबई की इंडियंस से खेलने वाली खिलाड़ी है, लेकिन ये मूल रूप से इंग्लैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की इंग्लैंड की खिलाड़ी है? ये नेट स्काइवर ब्रंट जो है इंग्लैंड की खिलाड़ी है और अभी वर्तमान में मुंबई इंडियंस में खेल रही थी। इनको ऑरेंज कप मिला है। जबकि पर्पल कैप की यदि बात करें तो पर्पल कैप जो है अमेलिया केर को मिला है। ये कहाँ की है? तो ये भी MI से खेली है, लेकिन ये है न्यूजीलैंड की रहने वाली। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की रहने वाली है। ऑरेंज कैप क्या होता है? तो इसमें जो है पूरे WPL में या IPL में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए भारत और म्यांमार के बीच, ऑप्शन बी भारत और मालदीव के बीच, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के बीच। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच इस प्रकार का अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एक दुर्लभ खगोलीय घटना के तहत सौरमंडल के 7 ग्रहों को आकाश में एक सीधी रेखा में देखा जा सका। ग्रहों की ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रह पैरेड कहा जाता है, ऑप्शन बी ग्रह विच्छेद, ऑप्शन सी ग्रह संयोग या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रह पैरेड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टेलीकॉम टावरों के लिए एक हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बैकअप पावर समाधान किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा, ऑप्शन सी टेलीकॉम पेरिस द्वारा या ऑप्शन डी एरिक्सन के द्वारा। दोस्तों हाल ही में जो है इस प्रकार की तकनीक का विकास ईंधन सेल प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा किया गया है। और ये जो है किसके संस्थान है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के। कहाँ किसके हैं? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के ये संस्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड में परिवर्तित किया है। किसमें परिवर्तित किया है? तो सुपर सॉलिड में परिवर्तित किया है। कहता है सुपर सॉलिड पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है। सुपर सॉलिड क्या है? पदार्थ की दुर्लभ अवस्था है जो किस गुण को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ठोस को, ऑप्शन बी तरल को, ऑप्शन सी दोनों को, अर्थात ठोस और तरल दोनों को, ऑप्शन सी गैस को। दोस्तों इसका सही आंसर है ठोस और तरल, अर्थात ऑप्शन सी। ये जो है सुपर सॉलिड ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार की एक घोषणा के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था हेतु कितनी राशि के कोष बनाने के लिए फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए $1 अरब का, ऑप्शन बी $2 अरब का, ऑप्शन सी $3 अरब या ऑप्शन डी $4 अरब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए $1 अरब का ये कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन बी अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद या ऑप्शन डी शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में जो है इस प्रकार की पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने PHTA और सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए पावर हेड टेस्ट आर्टिकल परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए DRDO ने, ऑप्शन बी इसरो ने, ऑप्शन सी HAL ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसरो द्वारा इस प्रकार के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। चलिए आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में अत्यधिक चर्चित और रिकॉर्ड 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई गाय किस नस्ल की है? ऑप्शन ए ओंगोले नस्ल की विटाइना 19 है, ऑप्शन बी साहिवाल है, ऑप्शन सी गिर या ऑप्शन डी हॉलिस्टीन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओंगोले नस्ल की विटाइना 19 प्रकार की गाय है। ये गाय की एक नस्ल है जो सर्वाधिक जो है 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई है। और इनको जो है भारत में इस नाम से जाना जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम जो है नेलोर है। अन्य नाम क्या है? नेलोर है। और इस प्रकार की राशि में बेची जाने कहाँ बेची गई है? तो ये ब्राज़ील में बेची गई। कहाँ पे? ब्राज़ील में बेची गई है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मार्च माह का दूसरा पार्ट भी आएगा, तो उनको भी देखना ना भूलें। तब तक बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।